नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आइए, हम लोगों ने जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग सारणिक पढ़ रहे थे और सारणिक में हम लोगों ने उस दिन लेक्चर 1 में 4.1 प्रश्नावली को सॉल्व किया। आज हम लोग 4.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आइए, क्लास को अंत तक देखा करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली है हमारे पास, प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो 4.2 प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसके हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बच्चों कि सारणिक के गुणधर्म, बच्चों हम जो डिटरमिनेंट होते हैं, इस डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। गुणधर्म क्या होते हैं तो देखिए, सबसे पहला गुणधर्म है हमारे पास गुणधर्म नंबर 1। गुणधर्म नंबर 1, देखिए गुणधर्म नंबर 1 क्या है बच्चों? गुणधर्म नंबर 1 कहता है किसी भी सारणी का मान, किसी भी सारणी के मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज कर देने पर, कोई भी सारणी है और उसका मान अगर आप पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को परस्पर बदल देते हैं, ठीक है, चेंज परिवर्तित करने पर उसका मान कैसा रहता? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, किसी सारणी का मान क्या कह रहा? किसी सारणी का मान पंक्तियों, कहता है किसी सारणी का मान पंक्तियों और स्तंभों को, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देने पर इसका मान अपरिवर्तित रहता है। बच्चों ये पहला कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है डिटरमिनेंट का? अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट है कि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज कर देते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, आपस में अगर आप चेंजमेंट कर देते हैं तो उसका मान जो होता है सारणी को, वो कैसा रहता? अपरिवर्तित रहता, मतलब बदलता नहीं। जैसे कोई भी एक हम सारणी ले लेते हैं, जैसे डिटरमिनेंट हमारे पास दिया है, डिटरमिनेंट 3 4 5 1 0 3, ये हमारे पास डिटरमिनेंट दिया और डिटरमिनेंट में बताया गया है कि पंक्ति को स्तंभ में, देखिए डिटरमिनेंट होता क्या है? अभी ये पूरा डिटरमिनेंट नहीं है क्योंकि हमने डिटरमिनेंट में बताया था पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। यहाँ पर 4 5 6 डिटरमिनेंट उसी को कहते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो अब ये एक डिटरमिनेंट है। तो बात समझो, डिटरमिनेंट में हमने बताया कॉन्सेप्ट नंबर 1, बहुत अच्छे से समझिए। कॉन्सेप्ट में बताया गया कि पंक्तियों और स्तंभों को, ये पंक्ति है, ये R1 पंक्ति है, ये R2 पंक्ति है, ये R3 पंक्ति है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, परिवर्तित कर देने पर इसका मान कैसा रहता? अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। पंक्ति को हम किस में चेंज कर दें? स्तंभ में। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल ले रहे हैं, डिटरमिनेंट इसको मान ले रहे हैं। तो देखिए कैसे इसको खोलेंगे। पहले ये देखो, प्रथम जो पंक्ति है उसके सापेक्ष हम खोलेंगे तो यहाँ पर 3 लेंगे, तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0 और -5 से आई 15 और यहाँ पर होगा -4। अब देखिए इसको गायब कर देंगे, इसको गायब, 6 एकम 6 हो जाएगा और 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए 5 लेंगे तो यहाँ पर कितना, ये गायब हो जाएगा, ये
तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 4 जीरो का 0 हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ हो जाएगा, 0 से कोई संख्या घटाते हैं तो वही संख्या, तो 3 इंटू -15 और -4, यहाँ पर 12 से 6 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, -6 आएगा। बहुत आराम से समझिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा, +5 इंटू 5 से 0 घटाओगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 15 तिया 45 माइनस का, और हो जाएगा 6 चौको 24 प्लस के 24 और 5 25 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, -45 और ये हो जाएगा प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 5 4 9 49 हो जाएगा। 49 से 45 घटाओगे कितना आएगा, 4। तो ये हमने पहले मान जब निकाला है, जब हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज नहीं किया, तब मान हमारा आया है कितना, 4। अब हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करके देखेंगे क्या मान 4 ही रहता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है किसी सारणी का मान पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर परिवर्तित कर देने पर इसका मान कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो हम इसको मान लेंगे डिटरमिनेंट 1 मान ले रहे हैं, ये डिटरमिनेंट था डिटरमिनेंट 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक्ति को किसमें, पंक्ति को स्तंभ में परस्पर बदल देने, तो एक पंक्ति को एक स्तंभ में, देखिए पंक्ति उठाते हैं स्तंभ में रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 5, इस पंक्ति को उठाते हैं इस स्तंभ में 1 0 3, इस पंक्ति को उठाते हैं इस स्तंभ में 4 5 6। ये देखो हमने पंक्ति को किसमें बदल दिया, स्तंभ में बदल दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 3 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा और इसके नीचे का, तो ये हो जाएगा 6 0 का 0 और 5 यहाँ 15 हो जाएगा और -1 होगा, क्या लेंगे, -1। इधर सी को बच्चों ये गायब हो जाएगा, इसके नीचे ये सामने का, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 और 5 25 प्लस 4 लेंगे, ठीक है, इसके नीचे का, और ये 4 तिहाई 12 हो गया और 5 0 का 0, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब 0 से कोई संख्या घटाओगे तो वही संख्या, तो -15, यहाँ पर देखिए -1, यहाँ -24 -25, तो यहाँ आएगा कितना, -1, यहाँ आ जाएगा +4 इंटू 12। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 15 तो यहाँ 45, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। तो देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -45 और ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो गया 49। इधर देखें तो 49 से 45 घटा दो तो कितना आएगा बच्चों, 4। तो देखो 4 ये और 4 ये, अतः हम कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट 1 के बराबर है। यानी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि किसी सारणी का मान पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देने पर, अगर आप पंक्तियों को किसमें चेंज कर रहे हैं, स्तंभों में चेंज कर रहे हैं, तो उसके जो उसका मान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो अपरिवर्तित रहता है। ऐसे कोई भी आप सारणी ले सकते हैं और पंक्तियों को किसमें चेंज कर सकते हैं, स्तंभों में चेंज कर सकते हैं, उसकी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था बच्चों, अब हम देखेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 02। एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे क्लास को। यदि कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है, यदि एक सारणी की कोई, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों को परस्पर
पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तब सारणी का चिन्ह देखो, अगर कोई आपको डिटरमिनेंट दिया है और उसकी दो पंक्तियों को परस्पर आप बदल देते हैं, दो पंक्तियों को, कितनी पंक्तियों को, दो पंक्तियों को परस्पर आप बदल देते हैं, तब सारणी का क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित। जो सारणी का मान होता है, अगर वो प्लस में है, उसका मान प्लस में आया तो वो माइनस में आएगा, है ना। तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लो बच्चों, डिटरमिनेंट वही होता है, हमने बार बार बताया कि डिटरमिनेंट वही होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। डिटरमिनेंट क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल होती है, वही डिटरमिनेंट कहलाता है। तो देखिए, डिटरमिनेंट हमारे पास दिया है, कोई भी डिटरमिनेंट ले सकते हैं, किसी में आप खुद चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास है 4 0 3 1 2 4 और यहाँ होगा 5 6 3, ऐसे ले लिया हमने, ये डिटरमिनेंट ले लिया। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेंगे कि इसका मान क्या आता है। तो देखिए, 4 लेंगे, तो सबसे पहले जब 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 इसके सामने और इसके सामने, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। 6 चौको 24। तो बात समझिए, 6 चौको 24 हो गया। अब हम 0 लेंगे तो -0। आप देखिए, ये गायब और इसके सामने का गायब, तो 3 एकम 3, 5 चौको 20 हो जाएगा, इधर समझिए। और +3 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 24 से 6 घटाइए तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, वो भी कितना, माइनस का। यहाँ 0 का किसी संख्या में गुणा होता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 10 से 6 घटाओ कितना आ जाएगा बच्चों, यानी कितना, -4। इधर देखिए, इसको अब देखो गुणा कराओ तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 और ये हो जाएगा 3 चौको 12 माइनस के। अब माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएंगे और 7 1 कितना हो जाएगा, 8, यानी -84 आया। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि पंक्तियों को, दो पंक्तियों को, आप किन्हीं भी दो पंक्तियों को परिवर्तित कर दें, तो देखिए इसको हम मानेंगे डिटरमिनेंट 1। हम किन्हीं भी दो पंक्तियों, मान लो इनको एक्सचेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 4, यहाँ हो जाएगा 4 0 3 और यहाँ हो जाएगा 5 6 3। ये दो पंक्तियों को हमने आपस में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए, तो इसको हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 1 इसके नीचे, ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 का 0 और 6 3 कितना हो जाएगा, 18 और -2 लेंगे बच्चों, तो इसके सामने का गायब, इसके सामने का गायब, 4 3 12 और 5 3 15 हो जाएगा। ऐसे सीखिए, एक एक क्वेश्चन को सीखे। +4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, ये गायब हो जाएगा, ये 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 और -0, तो यहाँ हो जाएगा -18। यहाँ हो जाएगा कितना, देखो 15 से 12 घटाओगे -3 और -3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब 24 का गुणा करो तो +4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया। अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर देखिए -18 ये इसमें जुड़ जाएगा तो 6 6 12 हो गया, 9 1 10 हो गया, 102 हो गया। 18 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 8 गए 4 और यहाँ बचेगा 9, तो 9 से 1 गया 8, 84। तो देखिए यहाँ पर आया है प्लस का 84 और यहाँ पर है माइनस का 84। तो बच्चों में समझ में आ गया कि अगर हम दो पंक्तियों को आपस में परिवर्तित करते हैं तो उसके मान, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यानी पहले हमारे डिटरमिनेंट जो था उसका मान कितना था, माइनस में था,
अब हमारे डिटरमिनेंट का मान किसमें आ रहा, प्लस में आ रहा, तो क्या हो गया, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी भी सारणिक, कोई भी सारणिक है, कोई भी डिटरमिनेंट है, दो पंक्तियों को आपस में आप चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। गुणधर्म 03 यानी 3 नंबर गुणधर्म हमारे पास क्या कहता है, देखिए यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, कोई सारणिक है, यदि कोई सारणिक के, कोई सारणिक का मतलब कोई भी आप सारणिक ले सकते हैं, केवल वो सारणिक होना चाहिए। सारणिक क्या होता है, ये हमने बार बार बताया कि सारणिक वही होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल होती है। यदि कोई सारणिक की दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 होता है। शून्य होता है। कोई ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें या तो पंक्तियां या स्तंभ, दो पंक्तियां या स्तंभ कैसे हैं, इक्वल हैं, तो सारणी का मान कैसा होता है बच्चों, 0 होता है। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट दिया है, पहले हम पंक्ति को दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया 1 1 और यहाँ 4 1 2, यहाँ 1 1 1, यहाँ पर देखिए ये R1 पंक्ति, ये R2 पंक्ति, ये R3 पंक्ति, ऐसा सारणी दिया। और इसमें देखिए ये पंक्ति और ये पंक्ति कैसी है बच्चों, इक्वल है। तो कह रहा है कि इसका मान जो होगा डिटरमिनेंट का वो 0 होगा। क्या वास्तव में 0 होगा? तो हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम 1 को लेंगे तो इसके नीचे का गायब और ये गायब, ये हो जाएगा 1 एकम 1, 1 का गुणा 2 में कराओगे बीच में -2 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइनस चलता है तो माइनस क्या लेंगे 1। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, तो बात समझो, 1 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये 4 एकम 4। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ऐसे देखिए। और प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पर देखिए जब 1 लोगे तो ये गायब हो जाएगा और ये 4 एकम कितना हो जाएगा 4 और -1, इधर देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 1 -2 यानी कितना आएगा -1, और यहाँ गुणा होगा तो -1, यहाँ आएगा 2, यहाँ पर गुणा होगा तो -2, यहाँ आएगा 3 और कितना हो जाएगा +3। ये देखो माइनस वाली संख्या माइनस में जुड़ती है, तो -2 और -1 कितना हो गया बच्चों, -3, समझ रहे हो ना। इधर देखिए +3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो था कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट की, बच्चों समझिए, अगर कोई डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की पंक्ति दो बराबर है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। जब पंक्ति या स्तंभ बराबर हो, यहाँ पर या स्तंभ बराबर हो, कैसे हो, 2 स्तंभ बराबर हो, तब देख लो। अगर हम 2 स्तंभ बराबर हो या समान हो तो देखिए क्या होगा, कोई डिटरमिनेंट मान लो, कोई भी आप अपने मन से भी मान सकते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर हम 1 नहीं मानेंगे, चलो 2 2 2 मान ले रहे हैं, 2 2 2 ये लगातार मान रहे हैं, 4 1 0 मान ले रहे हैं, ये हमने डिटरमिनेंट ले लिया। और देखिए बच्चों इसमें हमें दिखाई दे रहा है
कि इसके दो स्तंभ, ये स्तंभ होते हैं और ये पंक्ति होते हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि दो स्तंभ कैसे हैं, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ 2 लेंगे, ये गायब और ये गायब, यहाँ पर 0 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इधर देखिए, इसके बाद बच्चों हम लेंगे, इसके बाद हम लेंगे -2 और इसके नीचे का गायब, ये गायब हो जाएगा, यानी 0 और कितना होगा, -2। ऐसे करिए, बहुत आसान है। इधर देखिए +4 लेंगे यहाँ पर और ये गायब हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और -2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर देखिए बच्चों 2 हो जाएगा और 0 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, -2। यहाँ पर देखिए -2, 0 में कोई संख्या घटाते हैं तो वही संख्या यानी -2 हो जाएगी। और यहाँ हो जाएगा +4 × 0, 4 × 0। तो इधर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, -4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। 0 किसी संख्या में गुणा होता है 0, और +4 -4 कैंसिल हो गया 0। तो हमारा कॉन्सेप्ट कैसा हो गया, क्लियर हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, कि यदि कोई सारणिक है तो दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, या तो दो पंक्तियां समान है या दो स्तंभ समान है, तो उस सारणिक का मान कैसा होता है, 0 होता है। उस सारणिक का मान कैसा होता है, 0 होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था गुणधर्म नंबर 3। अब हम गुणधर्म नंबर 4 देखेंगे। गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4 ये कहता है, यदि कोई सारणिक है उसकी एक पंक्ति 0 है या एक स्तंभ 0 है, तो उस सारणिक का मान भी कैसा होता है, 0 होता है। यदि बच्चों देखिए, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ का मान 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। उस सारणिक का मान कैसा होता है, 0 होता है। बच्चों कॉन्सेप्ट ये कहता है गुणधर्म नंबर 4 की किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान यदि 0 है, यदि 0 है, तो उस पूरी सारणी का मान कैसा होता है, 0। जैसे दिखाते हैं, जब यहां लिख दे रहे हैं, जब पंक्ति 0 हो। देखिए कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और ऐसा डिटर्मिनेंट आपको दिखाएंगे फॉर, ये जरूरी नहीं है कि पहली पंक्ति ही 0 हो। यहाँ पर 4 5 3 0 0 0 0 0 0 1 2 4 ऐसा एक डिटर्मिनेंट दिया। ऐसा आपको डिटर्मिनेंट दिखने को मिल जाए कहीं पर। ये भी पंक्ति 0 हो सकती है, ये भी पंक्ति 0 हो सकती है, ये भी पंक्ति, एक पंक्ति ये R1 बोलते, ये R2, ये R3, ऐसे समझिए। कोई भी पंक्ति अगर आपको 0 दिख जाए तो उस सारणी का मान ही कैसा होता है, 0 होता है। कैसा होता है, 0। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से 4 लेंगे तो 4 लिया, ये गायब, ये गायब, यहाँ हो जाएगा 4 0 का 0 और 2 0 का 0। देखो किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है, और इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और -5 लेंगे, ये गायब हो जाएगा। ये 4 0 का क्या हो गया, 0, 1 0 का 0, इधर समझिए। अब +3 लेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये गायब, ये गायब, 2 0 का 0 और -0। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा 0 0 में घटाओगे तो 0 आएगा। यहाँ हो जाएगा 0 -0 +0, यानी कुल मिलाकर क्या आया, 0। तो बच्चों ये भी कहा गया कि अगर आप 0 की संगत करते हैं तो आपको क्या बना देता है, 0 बना देता है।
इसी प्रकार जीरो किसी के बाद किसी भी के साथ गुणा में होता है तो वो उसको क्या बना देता है, जीरो। तो इधर देखिए, जब नंबर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहला था कि जब एक पंक्ति शून्य, जब क्या हो, एक पंक्ति शून्य। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता है जब एक स्तंभ शून्य, जब एक स्तंभ शून्य हो तो देखिए क्या कहता है, जब एक स्तंभ शून्य होता है तो डिटर्मिनेंट कोई भी आप मान सकते हैं, अपने आप से मान सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 4 5 3, यहाँ 1 2 4, यहाँ 0 0 0, एक स्तंभ आपको 0 लेना है। ऐसा एग्जाम्पल आप दिखा सकते। और ऐसे क्या होता है, बात समझिए, इसमें बोला गया अगर किसी भी सारणी, बात समझिए, किसी भी सारणी में एक स्तंभ आपको 0 मिल जाए तो उस सारणी का मान कैसा होता है, 0 होता है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0। इधर देखिए, इसके बाद बच्चों लेंगे -1, क्या लेंगे -1, ये गायब, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। इसके बाद हम क्या लेंगे +0। ऐसे देखिए, तो ये गायब और ये गायब, 5 चौको कितना हुआ 20 और 3 दूनी कितना हुआ 6। तो इधर देखो, ये तो बच्चों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0, कुल मिलाकर क्या आया 0। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, जो हमने बहुत अच्छे से सीखा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करिए, इसको सीखिए, आप खुद सीख सकते हो। केवल थ्योरी यहाँ पर पढ़िए और आप खुद सीख सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आप मन से एग्जाम्पल बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिए। अगला गुणधर्म देखते हैं। बच्चों हमारे पास गुणधर्म नंबर अगला देखिए, गुणधर्म नंबर 5 है। गुणधर्म नंबर 5, 4 तक हमने पढ़ा। गुणधर्म नंबर 5 ये कहता है, यदि कोई भी डिटर्मिनेंट है आपके पास और उस डिटर्मिनेंट के एक पंक्ति या एक स्तंभ में आप किसी भी कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं, कोई भी अचर पद का गुणा कर देते हैं, तो उसके संपूर्ण मान में जो संपूर्ण मान आता है उसमें भी अचर पद का गुणा हो जाता है। जैसे यदि किसी सारणिक बच्चों बोला है, यदि किसी सारणिक के एक स्तंभ या पंक्ति में अचर पद का गुणा होता है तो उस सारणिक के संपूर्ण मान में अचर पद का गुणा हो जाता। देखें, ये हमारे पास दिया है इसका स्टेटमेंट। गुणधर्म नंबर 5 है। गुणधर्म नंबर 5 हमारा कहता है बच्चों, यदि कोई सारणिक है उसकी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में अचर पद का गुणा है। क्या है? अचर पद का गुणा है। जब उसको आप सॉल्व करोगे ना तो वो अचर पद का गुणा संपूर्ण मान में हो जाता है। किसमें हो जाता है? जो उसकी वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की, उसमें भी अचर पद का गुणा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया है 5k 4k और यहाँ पर 1 2, हम 2 × 2 का ही डिटर्मिनेंट लेते हैं। चलो दिखाते हैं। तो बच्चों कैसे, जो R1 है सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये R1 है, ये R2, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर ले, या R1 से हम क्या करेंगे, R1 से
के उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो देखिए यहां से के कॉमन लेने पर, तो के कॉमन कर लिया तो हमारे पास आ गया 5 4 1 2। अब देखो ये जो मान आया ना, अब इसको खोल लो तो के यहाँ पर ऐसे कोष्टक लगा दो, फिर क्या करेंगे, जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होता है उसका सीधे गुणा, 5 दूनी 10 और बीच में -4 एकम 4, तो यहाँ पर देखिए के आ गया और 10 से 4 गया, कितना आ गया 6, यानी हमारे पास क्या आ गया 6 के। यानी हमने बताया अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है और उसके एक पंक्ति या एक स्तंभ में, एक पंक्ति या एक स्तंभ में उस अचर पद के का मतलब है ये अचर पद है, कांस्टेंट के क्या है, अचर पद है। अचर पद के हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अचर पद है, ठीक है। इसमें गुणा है तो उसके सारणी के मान में भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट का गुणा हो जाता है। ये हमारा गुणधर्म नंबर 5 था बच्चों। नेक्स्ट गुणधर्म देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। गुणधर्म नंबर 5, गुणधर्म आपका 6 होगा, 06, 5 तक हम लोग पढ़ चुके। 06 कहता है यदि एक सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के, एक सारणिक है और उसके पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि एक सारणिक, बच्चों देखिए, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, एक सारणिक है कि एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या अधिक पदों या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, व्यक्त हो तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इधर देखिए, कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है बच्चों और उस डिटर्मिनेंट में एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट्स दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है, तो उस सारणी के योगफल को, तो उस सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपके पास ऐसा सवाल दिया, जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट दिया है और यहाँ लिख दे 1 प्लस अल्फा, है ना, यहाँ पर लिख दे 2 प्लस बीटा और 3 प्लस गामा, और यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 0 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट दिया और इस डिटर्मिनेंट को करोगे क्या, यहाँ पर देखिए 1 प्लस अल्फा है, 2 प्लस बीटा है, 3 प्लस गामा है, तो इसमें देखो एक पंक्ति जो है वो दो पदों में है,
दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है, दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। पहले 1 ले लो, 1 3 0, फिर 2 5 1, फिर क्या लोगे 3 6 2। ये दोनों में, ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों में लेना है और प्लस लगा दो। क्या कर दोगे, प्लस, और यहाँ पर कर दोगे अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर क्या कर दोगे 3 5 6 और 0 1 2। ऐसे इसको व्यक्त करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 6, और हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट थे। हमने 6 कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी पूर्वक सीखा। बच्चों आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो वैसे ही आपको अच्छा और पढ़ाया जाएगा, कोशिश की जाएगी। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए 4.2 प्रश्नावली। फोर पॉइंट टू प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें हेडिंग दी गई कि बिना प्रसारण किए यानी बिना प्रसारण किए सारणिकों के गुणधर्मों का और कह रहा है, और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित ये हमारी मेन हेडिंग है। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। बच्चों हमें प्रसारण नहीं करना और हमें बताना है गुणधर्म का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक प्रूव करना। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी पूर्वक समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, क्लास को देखिए, आपको एक जबरदस्त क्लास चलती नजर आ रही है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक भी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहली पंक्ति में बच्चों दिया है, पहली पंक्ति में हमारे पास है x और यहाँ पर है a, और इसके बाद दे रहा है x प्लस a। क्या दे रहा है, x प्लस a। दूसरी पंक्ति में दे रहा है y प्लस b, और तीसरी पंक्ति में दे रहा है z और z प्लस c, और इक्वल टू 0 लाना है, इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, LHS लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, x y z a b c, x y z प्लस a प्लस b प्लस c। बच्चों अभी हमने बताया था हम गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। गुणधर्म नंबर 6 हमारा कह रहा था, यदि कोई सारणिक है उसके एक पंक्ति में या स्तंभ में एक या एक से अधिक पदों योग के रूप में व्यक्त हैं, तो उस सारणी को हम 2 पदों के योग के रूप में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं कि x y z और a b c, यहाँ लिख देंगे x y z और यहाँ लगा देंगे प्लस, है ना। फिर लिखेंगे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, x y z और a b c, और यहाँ लिख देंगे क्या, a b c। और ये हमारा किस गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर 6 से। गुणधर्म नंबर 6 हमारा यही बोलता है, हमने जो अभी पढ़ा है गुणधर्म 6 से। गुणधर्म 6 हमारा ये कहता है, अगर किसी पंक्ति
एक या एक से अधिक एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो आप उसको दो सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा यदि किसी भी सारणिक में, हमने बताया था यदि किसी भी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्तियां बराबर हैं तो उस सारणिक का मान कितना होता है? 0 होता है। ये हमने किस गुणधर्म से बताया था? गुणधर्म नंबर 2 से बताया था। गुणधर्म नंबर 2 या कोई भी गुणधर्म, हमने ऐसा गुणधर्म बताया था कि अगर कोई सारणिक है उसकी दो पंक्तियां या दो स्तंभ इक्वल है तो उसका मान कितना होता है? 0 होता। तो इसका मान 0 और बच्चों इसका मान भी क्या हो गया? 0। ये लिख देंगे गुणधर्म 2 से। तो देखिए यहाँ पर 0 को 0 में जोड़ेंगे तो आ गया 0। बिना प्रसार के हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना प्रसार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, गुणधर्म लगाइए और क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। क्योंकि गुणधर्म नंबर 2 हमारा कहता है, गुणधर्म नंबर 2 क्या है? यदि कोई सारणी की दो पंक्तियां परस्पर नहीं, ये गुणधर्म नंबर 2 था, ये गुणधर्म नंबर 3 था। क्या था? गुणधर्म नंबर 3। तो गुणधर्म नंबर 3 हमारा कहता था कि कोई सारणिक है उसमें अगर दो पंक्तियां अगर इक्वल है, हम क्या बोल देंगे? दो पंक्तियां कैसी हैं? दो पंक्तियां या स्तंभ इक्वल है तो उस सारणिक का मान कैसा होता है? 0। तो ये हो गया 0। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1 से 5 तक हमें गुणधर्मों का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है, प्रश्न नंबर जो 2 है वो दिया है। पहली पंक्ति में दे रहा है a माइनस बी और दूसरी पंक्ति में दे रहा है b माइनस सी। तीसरी पहली पंक्ति में है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में दिया है b माइनस सी। क्या दिया बच्चों? b माइनस सी। इसके बाद दे रहा है c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए और a माइनस बी। तीसरी पंक्ति में हमें दे रहा है c माइनस ए a माइनस बी b माइनस सी, ये तीसरी पंक्ति। और इक्वल टू 0 लाना। इक्वल टू क्या सॉल्व करना? 0 लाना है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, LHS। और LHS में हमारे पास क्या है? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारे पास दिया। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहाँ पर हम करेंगे या तो हम एक C1 रिप्लेस करते हैं, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या करते हैं? C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए कैसे करते हैं। C1 रिप्लेस का मतलब है C1 को ही चेंज करना और जिसको चेंज नहीं करना उसको ऐसे रखना। और C1 रिप्लेस करके हमें लिखना क्या है? C1 C2 C3, यानी जो C1 की जगह है वो तीनों को ऐड करके लिखना। तो a माइनस बी माइनस सी प्लस C माइनस ए। देखिए a माइनस बी और यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि C2 है, b माइनस सी और प्लस C माइनस ए। और देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? C1 यानी पूरा चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? b माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस a माइनस बी। यहाँ C माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। और जिसको चेंज नहीं करना उसको ऐसे ही लिख देना, ऐसे ही लिख देना, ये लिख देना b माइनस सी। ये देखिए अब देखिए बच्चों, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। ऐसे ये देखिए b से b कैंसिल, a से a और c से c। यहाँ पर देखिए c से c, a से a और b से b। कुल मिला के ये क्या हो गया? 0। और देखिए ये 0 0 0। यहाँ पर क्या हो गया? b माइनस सी और c माइनस a माइनस b और यहाँ हो जाएगा c माइनस a माइनस b और b माइनस सी। और हमने एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी बताया था, यदि किसी सारणी की एक स्तंभ 0 होता है या एक पंक्ति 0 होते तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर
पंक्ति स्तंभ कैसा दिया, 0 है, तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0। ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बुक एनसीईआरटी है, और एक एक क्वेश्चन को हम समझकर ही सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, पहली पंक्ति में दिया है 2 और 7 और 65, दूसरी पंक्ति में दिया है 3, 8, 75, तीसरी पंक्ति में दिया है 5, 9 और 86 और इक्वल टू 0। यह हमारा क्वेश्चन दिया और इसको भी हमें बिना प्रसार के ही सॉल्व करना है। तो देखिए एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में हम क्या करेंगे, 2, 7, 65 लेंगे, 3, 8, 75 लेंगे, इसके बाद क्या करें, 5, 9 और 86 लेंगे। तो बच्चों देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यह हमारे पास क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हम C3 को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, C3 रिप्लेस करेंगे, और C3 रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, देखिए C3 रिप्लेस करेंगे, यहां लिखेंगे बच्चों C3 रिप्लेस C3 माइनस C1। क्या करेंगे, C3 यानी इसको चेंज करना, C3 रिप्लेस C3 माइनस C1। देखिए जिसको रिप्लेस नहीं करना उसको ऐसे लिख दो, ऐसे 7, 8, 9। अब देखो C3 C1, 65 से 2 घटाओ कितना हुआ, 63। यहाँ क्या कर दोगे, अब देखो 75 से 8 घटाओ तो कितना, 75 से जब 8 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, बात समझिए, यहाँ से 5 चला गया और 70 से 3 घटा दो कितना बचा, 67, है ना। अब देखिए 75 से 3 घटाना, 8 नहीं घटाना है, क्योंकि हमारे पास है C3 माइनस C1। 75 से 3 घटाओगे तो 72। अब देखिए यहाँ 86 से 5 घटा दो कितना बचेगा, 81। अब देखिए बच्चों हमें एक चीज समझ में आ रही है, अगर हम इसमें 9 का गुणा करें तो 69, 63, 90, 72, 9, 9, 81 और 9 का गुणा करके फिर हम C3 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे फिर कि C3 रिप्लेस क्या होगा, C3 माइनस 9C2, C3 माइनस 9C2। तो यहाँ पर देखो जिसको रिप्लेस नहीं करना उसको ऐसे लिखना 2, 3, 5, यहाँ होगा 7, 8, 9। इधर देखिए यहाँ C3 है और इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 69, 63 और 63 से 63 गया 0। यहाँ देखिए 9 का गुणा 90, 72 और 72 से 72 गया 0। इधर समझो यहाँ पर 9 का गुणा 9, 9, 81 और 81 से 81 गया 0। और बच्चों हमें समझ में आ गया कि अगर किसी भी सारणी का एक स्तंभ या एक पंक्ति 0 होता है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो तो फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, एक एक एनसीईआरटी बुक को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। कम से कम हम लोग दिसंबर 15 जनवरी तक इसको खत्म कर देंगे पूरी बुक को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि 1, 1, 1 पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में दिया है BC, CA, AB दूसरे स्तंभ में, और तीसरे स्तंभ में दिया A, B प्लस C।
कोष्टक बंद। इसके बाद दिया बी सी प्लस ए कोष्टक बंद। इसके बाद दिया सी ए प्लस बी कोष्टक बंद और इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन को देखिए और देखकर हमें पता चल रहा है कि हम ए का गुणा कर दें। सबसे पहले देखो LHS लेंगे, LHS लेंगे तो देखिए 1 1 1 और BC CA AB और ए का गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों AB प्लस AC। यहाँ होगा BC प्लस यहाँ क्या होगा BA BC प्लस BA होगा और यहाँ होगा CA और प्लस क्या होगा BC। ये देखें और हमने ऐसा गुणधर्म भी बताया था कि किसी भी पंक्ति में अगर 2 से अधिक एलिमेंट्स जुड़े हैं तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए 1 1 1 यहाँ होगा BC और CA और AB और यहाँ होगा AB और क्या होगा BC बोलो और होगा CA। क्या होगा CA। इधर देखिए AB BC CA है ना। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं प्लस। इधर देखिए प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1 और हो जाएगा BC और CA और AB हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा AC BA और BC हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन बना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे इस सारणी को हमें बिना प्रसार करके छोड़ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर सकते थे हम लोग कि C3 रिप्लेस, एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन हमारे पास दिया है। क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं, हाँ एक मिनट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए C3 रिप्लेस करिए, C3 रिप्लेस देखो C3 प्लस C2 कर दो। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा BC और CA और AB हो जाएगा। यहाँ जब इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। इसमें इसको ऐड करोगे तो क्या होगा AB ये वाला और प्लस BC ये वाला और प्लस CA ये देखिए। और यहाँ हो जाएगा AC, इसको AC हाँ प्लस BC और प्लस AB ऐसे देखिए। अब देखिए ये उभयनिष्ठ का अमल कर लेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे C1 से C1 नहीं C3 से AB प्लस AC प्लस BC उभयनिष्ठ लेने पर, चलो जब उभयनिष्ठ लेते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा देखिए यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा BC और हो जाएगा CA और AB और यहाँ से देखिए जब उभयनिष्ठ लिया तो ये बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC और यहाँ पर जब उभयनिष्ठ कॉमन मिल गया तो यहाँ 1 1 1। अब बच्चों हमें समझ में आ गया कि अगर किसी भी सारणी में 2 स्तंभ या 2 पंक्ति इक्वल होती हैं तो उसका मान कितना होता था 0 होता था। तो AB प्लस AC प्लस BC और इंटू 0 हो जाएगा। और 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या हो जाता है वो डिटर्मिनेंट का मान 0 ही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 हमारे पास कह रहा है B प्लस C पहली पंक्ति में, B प्लस C और दिया है Q प्लस R Y प्लस Z। ये पहली पंक्ति में दिया। दूसरी पंक्ति में दिया है बच्चों C प्लस A R प्लस P Z प्लस X दूसरी पंक्ति में।
तीसरी पंक्ति में हमारे पास है a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई, और इक्वल सिद्ध करना है टू ए बी सी, टू ए बी सी, पी क्यू आर, इसके बाद एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन दिया। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग LHS लेंगे, LHS। तो LHS में हमारे पास है b प्लस सी, q प्लस आर और y प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस पी और z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ये हमारे पास LHS है। बच्चों, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि R1 रिप्लेस करेंगे। R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब R1 रिप्लेस करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, तो देखो A 2A हो जाएगा, B 2B हो जाएगा और C 2C हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q यानी 2Q प्लस 2P प्लस 2R, ऐसे हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2X प्लस, देखिए बच्चों, 2Y और प्लस 2Z, और जिसको रिप्लेस नहीं करना है उसको ऐसे लिख देना, R प्लस पी और Z प्लस एक्स हो जाएगा और A प्लस बी हो जाएगा और P प्लस क्यू हो जाएगा और X प्लस वाई हो जाएगा। ये देखिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें 2 कॉमन, तो देखिए सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे कि 2 कॉमन है R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, चलो उभयनिष्ठ लेने पर, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, ऐसे लिख लो p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद बच्चों हो जाएगा c प्लस ए, है ना। इसके बाद हो जाएगा r प्लस पी, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा z प्लस एक्स, समझ में आ रहा होगा आपको, z प्लस एक्स। अब हम जिसको रिप्लेस नहीं करना उसको ऐसे लिख देना, a प्लस बी और p प्लस कितना है, p प्लस क्यू, इसके बाद है x प्लस वाई। इधर देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इधर देखिए इतना हमें समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर कितना लाना है, बात समझो। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमने 2 उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया, फिर देखिए हम क्या करते हैं, R2 रिप्लेस करते हैं। R2 रिप्लेस करेंगे तो R2 रिप्लेस करने में हम लिखेंगे क्या, इधर समझो, R2 माइनस, अगर हम R2 माइनस क्या कर देते हैं, क्वेश्चन R2 रिप्लेस R2 माइनस R1 और R3 भी रिप्लेस कर लेते हैं, R3 माइनस R1 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कर लेंगे 2, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे, P प्लस क्यू प्लस R लिख लेंगे, X प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए R1 माइनस R2 रिप्लेस R2 माइनस R1 करेंगे, और यहाँ पर R3 रिप्लेस R3 माइनस R1। देखिए तो यहाँ पर क्या, R2 से R1 घटाओ, ये है C माइनस से, यहाँ पर R1 जब घटाओगे तो माइनस से ये माइनस, तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस P, कितना बचेगा, माइनस B, और यहाँ जब घटाओगे तो कितना, R और P कैंसिल हो जाएगा, R P कैंसिल यानी माइनस Q, और यहाँ जब घटाओगे तो कितना बचेगा, X और Z यानी माइनस Y बचेगा। इधर ऐसे R3 रिप्लेस, तो यहाँ पर A और B चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस C, यहाँ P और Q चला जाएगा तो माइनस R, यहाँ X और Y चला जाएगा तो माइनस Z। ये हमारे पास बचता है। इस क्वेश्चन को इधर नोट करिए, हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर का सॉल्व कर देते हैं बच्चों।
अब देखिए इसके बाद इतना नोट हो गया। देखिए अब हम करेंगे R1 रिप्लेस। देखिए R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए जब R1 रिप्लेस करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इधर देखिए बच्चों, R1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस बी इसमें होगा माइनस सी, तो यहाँ पर ए बचेगा। यहाँ पर माइनस क्यू माइनस आर, तो यहाँ पर पी बचेगा। यहाँ पर माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा, तो एक्स बचेगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस बी माइनस क्यू और माइनस वाई और माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। बच्चों R2 से -1 और R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1 और इंटू -1, तो यहाँ हो जाएगा ए पी एक्स, यहाँ बी क्यू वाई सी आर जेड। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ होगा 2 ए बी सी पी क्यू आर, इसके बाद एक्स वाई जेड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं। क्लास को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।